Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is Atif Ahmed, your physics teacher. My dear students, welcome to short lecture series. आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एंट्रोपी। आज का हमारा टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपने इसे बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। अब मैं आपको ये बता देता हूं कि आज के इस वीडियो लेक्चर में आप क्या क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले आपको सिखाऊंगा कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी, वो भी डिफरेंट एंगल से। उसके बाद फिर हम बात करेंगे जी इसकी रियल लाइफ से एग्जांपल्स पर। साइन ऑफ कन्वेंशन, कब एंट्रोपी पॉजिटिव होती है, कब एंट्रोपी नेगेटिव होती है। नेचुरल प्रोसेस की एंट्रोपी को डिस्कस करेंगे। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद बात करेंगे एक छोटा सा आसान सा कॉन्सेप्ट एरो ऑफ टाइम। फिर हमारे पास एक सब टॉपिक है जो कि है एनर्जी एंड एंट्रोपी। इसमें हमने बात करनी है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस की एंट्रोपी के बारे में। और इसके अलावा यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे, डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी और डेथ ऑफ हीट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में एज अ शॉर्ट क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जी एंट्रोपी के बारे में कि एंट्रोपी होती क्या है। प्यारे बच्चों, समझो आपके पास एक थर्मोडायनेमिकल सिस्टम है। इस सिस्टम के अंदर जो मेजर ऑफ डिसऑर्डर है ना, उसे हम एंट्रोपी कहते हैं। यानी इस सिस्टम के अंदर कितनी बेतरतीबी है, कितना इस सिस्टम के अंदर बिगाड़ आ चुका है, उसे इस सिस्टम की एंट्रोपी कहा जाता है। नंबर वन डेफिनेशन और सबसे आसान डेफिनेशन वो इसकी ये है, मेजर ऑफ डिसऑर्डर ऑफ अ सिस्टम। ठीक है, अब एंट्रोपी को समझने के लिए जो सबसे आसान और एक कॉमन एग्जांपल ली जाती है ना, वो ये है कि आप भाई एक बॉक्स ले लीजिए, उसमें दो कलर्स की बॉल रखिए, एक जो है वो ब्लू, दूसरी है रेड। नीचे देखिए हमने एक लाइन बनाई है जी ब्लू कलर्स की, ऊपर की जो लाइन है वो सारी की सारी हमारे पास जो है वो रेड कलर की बॉल्स है। ठीक है, अच्छा ये एक तरतीब से पड़ी, एक ऑर्डर है इनके अंदर। आपने ऐसे इनको शेक किया, शेक करने के बाद इनके जो तरतीब है ना वो बिगड़ जाएगी। ठीक है, अब ये ऑर्डर्ड स्टेट से एक डिसऑर्डर्ड स्टेट के अंदर आ जाएंगे। देख सकते हैं आप, इसमें ब्लू है, फिर दो रेड है, फिर एक ब्लू है, ऊपर एक रेड है, दो ब्लू है, फिर हमारे पास एक रेड है। तो ये एक ऑर्डर्ड स्टेट से डिसऑर्डर स्टेट में आ गए। सही है, तो एक सिस्टम जो है उसकी जो मेजर ऑफ डिसऑर्डर है ना, उसे बेसिकली हम एंट्रोपी कहते हैं। ये था एक एंगल जिस एंगल से हम एंट्रोपी को डिफाइन करते हैं। ठीक है ना, अब जरा दूसरे एंगल पे आइए। ठीक है ना, एंट्रोपी क्या है? एंट्रोपी दरअसल एक थर्मोडायनेमिकल क्वांटिटी है, ठीक है, जो कि शो करती है अनअवेलेबिलिटी ऑफ थर्मल एनर्जी या हीट फॉर डूइंग वर्क। एक सिस्टम की जो थर्मल एनर्जी, जो हीट है, जितनी ज्यादा वो अनअवेलेबल होती है फॉर डूइंग वर्क, हम कहते हैं उस सिस्टम की एंट्रोपी उतनी ही ज्यादा है। अब मैं आपको ये चीज एग्जांपल से समझाता हूं। देखो हमने अभी भी जो है वो एक हीट इंजन पढ़ा है। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए एक होती है हमारे पास हाई टेम्परेचर रिजर्वायर और एक होती है लो टेम्परेचर रिजर्वायर। ठीक है, ये हाई टेम्परेचर पर होती है और ये लो टेम्परेचर पर। अब हीट जो है वो फ्लो करती है फ्रॉम हाई टू लो ऐसे। ठीक है, और हीट फ्लो करती है, इससे हम कुछ अमाउंट ऑफ वर्क ले लेते हैं। सही है, और बाकी हीट कहाँ चली जाती है? इधर सिंक में चली जाती है। समझ गए, लोअर टेम्परेचर रिजर्वायर की तरफ चली जाती है। अब जो हमने हीट वर्क में तब्दील कर ली वो तो ठीक है, बाकी काफी ज्यादा अमाउंट में जो हीट है ना वो हमारी चली जाती है जी सिंक के अंदर, या जो लोअर टेम्परेचर रिजर्वायर उसके अंदर चली जाती है। अब जो हीट एनर्जी इसके अंदर चली जा चुकी है, ठीक है ना, ये हीट एनर्जी अब जो है वो काम करने के लिए अवेलेबल नहीं है। ये हमारा पूरा एक सिस्टम है, सिस्टम के अंदर ये हीट एनर्जी मौजूद है, बट इस हीट एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए अब आप वर्क नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक सिस्टम के अंदर जितनी ज्यादा हीट अनअवेलेबल होती है फॉर डूइंग वर्क, हम कहते हैं उस सिस्टम की एंट्रोपी उतनी ही ज्यादा है। मैं फिर बता रहा हूं, याद रहे कि सिस्टम के अंदर मौजूद जो थर्मल एनर्जी है, ठीक है, जब वो अनअवेलेबल होती है फॉर डूइंग वर्क, तो हम कहते हैं कि इस सिस्टम की एंट्रोपी हाई है। ठीक है, जितनी ज्यादा अनअवेलेबल होगी उतनी ज्यादा एंट्रोपी जो है वो हाई होगी। तीसरा और इंपॉर्टेंट पॉइंट वो भी क्या है कि एक सिस्टम के अंदर जो हीट है ना वो कितनी ज्यादा स्प्रेडेड फॉर्म के अंदर, ये देखिए मैंने यहां पर मेंशन किया है, इट इज अ मेजर ऑफ हाउ स्प्रेडेड आउट और डिसऑर्गेनाइज्ड एनर्जी इज इन द सिस्टम। एक सिस्टम के अंदर जो हीट है कितनी ज्यादा स्प्रेडेड फॉर्म के अंदर है, ठीक है, उतनी ज्यादा उस सिस्टम की एंट्रोपी हाई होगी। अब ये चीज भी मैं आपको समझा देता हूं। देखो आपके पास एक ये सिस्टम है, ठीक है, एक क्लोज सिस्टम है, इसके अंदर यहां पर ये एक बॉडी है और ये दूसरी बॉडी है। ये बॉडी जो है वो बहुत हाई टेम्परेचर पर है, ये बहुत लो टेम्परेचर पर है। ठीक है ना, ऐसे तो हाई से लो की तरफ हीट फ्लो करके जाएगी और इसी से हम जो है वो कुछ वर्क कर पाएंगे। लेकिन अगर ऐसा हो कि ये जो हीट है वो सारी इस रीजन में ना हो, यानी कि आपका जो ये वाला हिस्सा है
हीट इसके अंदर कॉन्सेंट्रेटेड ना हो बल्कि स्प्रेड हो इस सारे के अंदर, कुछ यहां पर हो कुछ यहां पर हो, तो फिर इन दोनों का जो टेम्परेचर का डिफरेंस है वो बहुत ही कम रह जाएगा और बहुत कम हीट यहां से यहां फ्लो करके जाएगी, ठीक है। और आप इस तरह से वर्क बहुत कम कर पाएंगे। अब हीट तो मौजूद है सिस्टम के अंदर मगर आप उससे वर्क नहीं कर पा रहे। तो याद रहे कि जितनी ज्यादा हीट सिस्टम के एक हिस्से में ऐसे कॉन्सेंट्रेटेड रहेगी ना इधर, ठीक है, उतना ज्यादा वो सिस्टम जो है वो उसके अंदर मौजूद एनर्जी अवेलेबल होगी फॉर डूइंग वर्क। जितनी ज्यादा हीट स्प्रेडेड फॉर्म के अंदर होगी उतना ज्यादा जो है वो आपकी हीट यूजलेस होती चली जाएगी, उससे आप वर्क नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल फर्ज कर लो जी, मैंने कुछ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इसको इधर में रखी हुई है, बाकी सारी जो है मैंने इधर की है, हाफ ऑफ की हुई है। अब फर्स्ट कर लें इसका टेम्परेचर सेम हो गया। अब हीट एनर्जी मौजूद है सिस्टम के अंदर मगर वो हीट फ्लो ही नहीं करेगी। जब हीट फ्लो ही नहीं करेगी तो आप उससे वर्क नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्यारे बच्चों तीन तरीके से मैंने आपको ये चीज सिखा दी है। एक तो ये है कि बेसिकली एंट्रोपी क्या है, वो एक कोई भी आपका सिस्टम है उसके अंदर मेजर ऑफ डिसऑर्डर होता है, कितनी ज्यादा बेतरतीबी आ गई है, ठीक है। दूसरा यह है कि सिस्टम की कितनी ज्यादा जो हीट एनर्जी है वो अनअवेलेबल है फॉर डूइंग वर्क, उतनी ज्यादा उसकी एंट्रोपी होती है। तीसरी बात यह कि जितनी ज्यादा सिस्टम की हीट स्प्रेडेड फॉर्म के अंदर होती है, पहली हुई फॉर्म के अंदर होती है, उतनी ज्यादा उसकी एंट्रोपी हाई होती है, ठीक है। जितनी सिस्टम की हीट जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड रहेगी, क्योंकि जब तक हीट आपकी कॉन्सेंट्रेटेड है आप उसको यूजफुल वर्क के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल भाई आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, ठीक है, मगर आपके पैसे 2 लाख आपने एक दोस्त को दिया हुआ है, 5 लाख एक दोस्त को दिया हुआ है, 6 लाख किसी और को दिया हुआ है, 5 लाख किसी अपने रिश्तेदार को दिया हुआ है। पैसे तो बहुत है आपके पास मगर आपके सारे पैसे जो है ना वो आपने ऐसे बिखेरे में, कोई कुछ किसी के पास है कुछ किसी के पास है। आप चाहे कोई बिजनेस करना कोई काम करना आप नहीं कर सकते, पैसे हैं आपके पास, आपके ही पैसे हैं, लेकिन आप उससे कोई काम नहीं कर सकते जब तक वो सारे इकट्ठे करके आप एक जगह पे अपने पास लेकर नहीं आ जाते, है ना। ऐसा ही होता है कि जब तक हीट जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होती वो यूजफुल नहीं होती वर्क करने के लिए। अगर वो ऐसे जो है वो बिखरी हुई है, वो स्प्रेडेड फॉर्म के अंदर है, तो फिर उससे आप वर्क नहीं कर सकते। तो ये 3 एंगल से मैंने आपको ये चीज सिखा दी है, ठीक है। अब इसके जरा चौथे एंगल के ऊपर आ जाए, ठीक है। एक और डेफिनेशन है जो कि बेसिकली इसके फॉर्मूले के ऊपर आएगी। अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो एंट्रोपी होती है ना, एक होती है एब्सोल्यूट एंट्रोपी, एक होती है हमारे पास चेंज इन एंट्रोपी। एब्सोल्यूट एंट्रोपी को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, काफी मुश्किल होता है, ठीक है। हम बेसिकली बात करते हैं चेंज इन एंट्रोपी पर, जो कि डेल्टा एस से डिनोट करते हैं। एस एंट्रोपी और डेल्टा एस का मतलब है चेंज इन एंट्रोपी, ठीक है। अच्छा, अब इसको एक और डेफिनेशन जो कि बेसिकली इसके फॉर्मूले को ही बनाएगी, वो उसको भी तरह देख लेते हैं। एंट्रोपी इज द मेजर ऑफ सिस्टम्स थर्मल एनर्जी पर यूनिट टेम्परेचर दैट इज अनअवेलेबल फॉर डूइंग वर्क। बात समझ गए? ये जो एंट्रोपी होती है ना, ये बेसिकली हमारे पास एक सिस्टम की थर्मल एनर्जी वो होती है पर यूनिट टेम्परेचर जो कि अवेलेबल नहीं है फॉर डूइंग वर्क। तो इसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा एस यानी चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है ना, ठीक है। एग्जांपल्स की बात करेंगे। सबसे पहली एग्जांपल में जी हम आइस लेते हैं, उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो एटम है, वो प्रॉपर एक जो है वो एक स्ट्रक्चर के अंदर पाए जाते हैं, उसकी एक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, एक तरतीब के साथ पाए जाते हैं। लेकिन जब वो हम उसको हीट एनर्जी दे देते हैं तो हीट एनर्जी देने से क्या होता है, वो मेल्ट हो जाती है, उसका स्ट्रक्चर जो है वो ब्रेक हो जाता है, उसके अंदर रैंडमनेस आ जाती है, ठीक है, उसका ऑर्डर जो है वो अब खराब हो चुका है, उसमें डिसऑर्डर आ चुका है, तो हम कहते हैं उसकी एंट्रोपी में इंक्रीज आ गया। दूसरा है जी हमारे पास बर्निंग ऑफ वुड। देखो अब इसको भी हम समझ सकते हैं ये इस कॉन्सेप्ट के साथ, ये जो स्प्रेड ऑफ हीट का कॉन्सेप्ट है कि लकड़ी के अंदर एनर्जी मौजूद है, आपने इसको जला दिया, उसमें से जो हीट एनर्जी थी वो निकल के सराउंडिंग में चली गई। अब वो हीट एनर्जी जब तक इसके अंदर मौजूद थी, इस वुड के अंदर, उससे आप यूजफुल वर्क कर सकते थे। लेकिन जब वो हीट अपनी उस हिस्से से निकल के वुड वाले से वो इससे एनवायरमेंट में स्प्रेड हो गई है, अब जो एनर्जी स्प्रेड हो गई है ना भाई, इस हीट एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए आप वर्क नहीं कर सकते। अब ये जो हीट एनर्जी है ना आपके लिए अवेलेबल नहीं है फॉर डूइंग वर्क, समझ गए? ओके, तो ये जो बर्निंग ऑफ वुड है ये भी हमारे पास एग्जांपल है जी एक इंक्रीज इन एंट्रोपी की। फिर बात कर लेते हैं जी हम साइन कन्वेंशंस के बारे में कि एंट्रोपी कब पॉजिटिव होती है और एंट्रोपी कब नेगेटिव होती है। पहली बात ये समझो कि हीट का इन होना और आउट होना, ठीक है, इसको जरा पहले समझिए। अगर किसी सिस्टम के अंदर जो है वो हम हीट को इन करते हैं, ठीक है, तो इसको हम पॉजिटिव साइन के साथ शो करेंगे, प्लस क्यू। क्यू जो है वो बेसिकली हम हीट के लिए रिप्रेजेंट करें। अगर किसी सिस्टम से हीट हम निकाल रहे हैं उसको हम माइनस क्यू से डिनोट करेंगे, ठीक है। इसी तरह से जिस सिस्टम के अंदर हम हीट को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, उसके जो एंट्रोपी में चेंज आएगा उसको भी हम पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। और जिसमें से हीट जो है वो हम निकाल रहे हैं उसमें जो एंट्रोपी का चेंज है उसको हम नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। अब हमने जो है वो 2 ऑब्जेक्ट लिए हैं, एक ये हमारा पूरा एक सिस्टम है,
एक ये ऑब्जेक्ट है, दूसरा एक ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। अब देखिए ये ए है और ये ऑब्जेक्ट बी है, ये हॉट है और ये कोल्ड है। यहाँ से हीट जो है वो हॉट से कोल्ड की तरफ फ्लो करती हुई जाएगी, इधर से जितनी हीट निकल के जाएगी इधर, ठीक है ना, ये हीट है क्यू, क्यू हीट इस बॉडी से निकलेगी और वो हीट क्यू जो है वो इस बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी। ये दोनों का टेम्परेचर अलग अलग है, ये हाई टेम्परेचर पर है, ये लो टेम्परेचर पर है, इसलिए T1 जो है वो ग्रेटर देन T2 है, ठीक है। अच्छा, अब हम इनकी एंट्रोपी अलग अलग भी निकालते हैं, फिर एक नेट एंट्रोपी निकालेंगे, ठीक है, और उसको फिर हमें यहां पर इस्तेमाल भी करना है, ध्यान से समझिएगा। होता क्या है भाई, यहां पर इस सिस्टम से हीट जो है वो निकल रही है, हीट का निकलना क्या है, नेगेटिव माइनस क्यू, ठीक है। तो यहां पर जो एंट्रोपी आती है वो भी नेगेटिव होगी। तो देखिए ए जो केस है उसके अंदर एंट्रोपी डिक्रीज कर रही है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू माइनस क्यू डिवाइडेड बाई टी। अब मैं आपको ये भी बताता हूं कि एंट्रोपी जो है वो क्यों डिक्रीज कर रही है यहां पर, क्योंकि हीट इस सिस्टम से निकल कर जा रही है। जब सिस्टम में हीट ऐड होती है उसमें रैंडमनेस बढ़ती है, ठीक है ना, और जब हीट उसमें से हम निकाल लेते हैं ना तो रैंडमनेस कम होती है उसके अंदर, सही है। तो वहां पर बेसिकली जो एंट्रोपी है उसमें डिक्रीज आता है, तो इस बॉडी की एंट्रोपी में डिक्रीज आया। दूसरी ये बॉडी है जिसने हीट को एब्जॉर्ब किया, मान लीजिए इसने हीट को एब्जॉर्ब कर ली, इसके मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, ये और ज्यादा इसके अंदर रैंडमनेस आ जाएगी, ठीक है, और ज्यादा बेतरतीबी आ जाएगी, इसके अंदर बिगाड़ आ जाएगा, तो इसकी एंट्रोपी में इंक्रीज आ जाएगा, ठीक हो गया। अब ये देखिए जरा बात कि यहां पर जो नेट एंट्रोपी है ना वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। एक ये एंट्रोपी है और एक इस एंट्रोपी, इसकी टोटल एंट्रोपी निकालनी है हमने। पहले एक बात नोट कीजिए कि ये दोनों जो है ना वो एक की एंट्रोपी जो है वो उसमें डिक्रीज आया है, दूसरे की एंट्रोपी में इंक्रीज आया है। ये एक जितना इंक्रीज डिक्रीज नहीं आया, इनमें फर्क है। कैसे, मैं बताता हूं। देखो ऊपर जो नोमिनेटर है वो क्यू क्यू सेम है, लेकिन जो डिनोमिनेटर है इसका T1 है, इसका T2 है। T1 एक बड़ी वैल्यू है, T2 एक छोटी वैल्यू है। यहां पर T1 है, ये बड़ी वैल्यू है। जब डिनोमिनेटर बड़ा होता है ना तो आपको आंसर छोटा मिलता है, समझ गए। लाइक मेरे पास देखें, एक मेरे पास नंबर है 10, इधर भी लिख देता हूँ 10, इसको मैं डिवाइड करता हूँ 5 से, इसको डिवाइड करता हूँ 2 से, इसका डिनोमिनेटर बड़ा है, इसका आंसर क्या मिलेगा मुझे, 2 मिलेगा। इसका डिनोमिनेटर छोटा है, इसका आंसर मुझे क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, ठीक है। इसी तरह से देखिए ऊपर क्यू क्यू, नीचे T1 T2 है, T1 बड़ा है, डिनोमिनेटर बड़ा होने की वजह से आंसर छोटा मिलेगा। तो यहां पर जो बेसिकली एंट्रोपी में डिक्रीज आया है वो कम आया है, लेकिन जो एंट्रोपी में इंक्रीज आया जरा उसको देखिए, क्यू डिवाइडेड बाय T2, T2 छोटा टेम्परेचर है हमारे पास, जब नीचे डिनोमिनेटर छोटा होगा तो आपको वैल्यू बड़ी मिलेगी। जो सिस्टम में बिगाड़ आया है, जो सिस्टम की एंट्रोपी इंक्रीज की है, ज्यादा इंक्रीज की है, तो इस बॉडी की जो एंट्रोपी में डिक्रीज आया है बट कम डिक्रीज आया है, इस बॉडी की एंट्रोपी में इंक्रीज आया है, ज्यादा इंक्रीज आया है। तो ओवरऑल अगर हम इनको देखेंगे तो फिर भी सिस्टम की जो एंट्रोपी है उसमें इंक्रीज ही आएगा। अच्छा, उसके बाद ये बात याद रखिएगा, जितने भी नेचुरल प्रोसेस हैं उन सब के अंदर एंट्रोपी इंक्रीज करती है, क्योंकि नेचुरल प्रोसेस के अंदर हीट फ्लो करती है फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। अभी मैंने आपको प्रूव करके दिखाया, ये हॉट बॉडी है, ये कोल्ड बॉडी है। हॉट बॉडी से हीट जब कोल्ड बॉडी में फ्लो करके जाती है तो ओवरऑल जो एंट्रोपी है उसके अंदर इंक्रीज ही मिलेगा आपको। फिर हम बात करते हैं जी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। इस लॉ के मुताबिक कोई भी सिस्टम जब एक नेचुरल प्रोसेस से गुजरेगा ना तो वो इस डायरेक्शन में चलेगा कि उस सिस्टम की एंट्रोपी और एनवायरनमेंट की एंट्रोपी में हमेशा इंक्रीज ही आएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं जी एरो ऑफ टाइम के कॉन्सेप्ट के ऊपर। प्यारे बच्चों, ये एक फर्दर एक्सप्लेनेशन है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें ये बताता है कि भाई आपके पास कोई भी सिस्टम है, जब वो नेचुरल प्रोसेस से गुजरेगा तो उसकी एंट्रोपी में इंक्रीज आएगा। अब ये एंट्रोपी में इंक्रीज ही आता चला जाएगा। सिस्टम इनिशियली एक ऑर्डर स्टेट के अंदर था, अब उसके अंदर डिसऑर्डर जो है वो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता ही चला जाएगा, डिसऑर्डर कम नहीं होगा, ये एक डायरेक्शन में चलता है, ठीक है। जैसे एक वक्त है ना, जो वक्त गुजर गया वो गुजर गया, अब वो दोबारा नहीं आएगा, अब आप आगे बढ़ेंगे। जो पीछे वक्त गुजर गया वो गुजर गया, वो आपको दोबारा नहीं मिलेगा, वो दोबारा वक्त वापस नहीं आएगा। इसलिए हम कहते हैं एज एंट्रोपी इंक्रीजेस इन वन डायरेक्शन, एंट्रोपी एक ही डायरेक्शन में इंक्रीज करती है, सिस्टम में डिसऑर्डर बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है, मेकिंग सर्टेन प्रोसेस इरिवर्सिबल, और कुछ प्रोसेस को वो कंप्लीटली इरिवर्सिबल कर देती है, वो वापस नहीं जा सकते, ठीक है। दिस गिव्स टाइम इट्स डायरेक्शनल नेचर। इस वजह से ये जो एंट्रोपी है ना वो टाइम को एक डायरेक्शनल नेचर देती है, एक ही डायरेक्शन में टाइम चलेगा, बढ़ता ही चला जाएगा। जो रैंडमनेस है, जो डिसऑर्डर है, वो बढ़ता ही चला जाएगा, एक डायरेक्शन में जाएगा। इसको हम बोलते हैं एरो ऑफ टाइम।
ठीक है बच्चों। उसके बाद फिर हम आएंगे जी नेक्स्ट अपने सब टॉपिक के ऊपर, जो कि है एनर्जी एंड इंट्रोपी। इसमें हमने बात करनी है जी इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल प्रोसेस की इंट्रोपी के बारे में। जो हमारे पास इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं, ठीक है, इरिवर्सिबल प्रोसेस जो है उनके अंदर जो इंट्रोपी है वो हमेशा बढ़ती ही रहती है, कभी भी इंट्रोपी में डिक्रीज नहीं आता। ठीक है, तो चेंज इन इंट्रोपी यहाँ पर मैंने शो किया जी ग्रेटर देन जीरो। याद रखिएगा जितने भी आपके पास इरिवर्सिबल प्रोसेस हैं उसमें जो चेंज इन इंट्रोपी है हमेशा इंक्रीज ही आएगा, कभी डिक्रीज नहीं आएगा। ओके, और जो आपके पास प्रोसेस हैं जिसमें हम बात करते हैं जी रिवर्सिबल की, रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर इंट्रोपी जो है उसका चेंज जीरो होता है, क्योंकि अगर उसने एक हीट एनर्जी फर्ज कर लें उसने एब्जॉर्ब की है, ठीक है, उसकी इंट्रोपी में इंक्रीज आया तो उतनी हीट एनर्जी को वो वापस एमिट भी कर देता है, तो उतना जो है वो इंट्रोपी में डिक्रीज भी आ जाएगा। तो जितने भी हमारे पास रिवर्सिबल प्रोसेस है उसके अंदर इंट्रोपी में कोई चेंज नहीं आता, डेल्टा एस इज इक्वल टू जीरो होता है। जो इरिवर्सिबल है उसमें इंट्रोपी हमेशा इंक्रीज ही करेगी और हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगी। फिर हम बात कर लेते हैं जी डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी की। डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी क्या है बच्चों, कि आपका जो सिस्टम है उसके अंदर जो एनर्जी मौजूद है मगर वो एनर्जी अच्छे से काम नहीं कर पा रही, उसको आप यूजफुल वर्क करने में अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, एनर्जी डिग्रेड होती चली जा रही है। ठीक है, जैसे हमने अभी यहाँ पर सीखा था कि भाई आपके पास एक हॉट बॉडी है, एक कोल्ड बॉडी है, ठीक है, एक सिस्टम के अंदर हीट हॉट से कोल्ड में की तरफ फ्लो करती हुई जाएगी, ठीक है, और उससे आप यूजफुल वर्क कर पाएंगे। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि सिस्टम की जो बहुत ज़्यादा हीट है वो एक ही हिस्से के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड ना हो मगर वो सेपरेटेड फॉर्म में हो, हीट एनर्जी मौजूद है सिस्टम के अंदर मगर सेपरेटेड फॉर्म के अंदर मौजूद है, या बहुत कम डिफरेंस है हॉट बॉडी का कोल्ड बॉडी का, टेम्परेचर का डिफरेंस कम है, हीट अच्छे से फ्लो नहीं कर पाएगी, फिर आप उससे अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहे होंगे। ठीक है ना, तो वो जो आपकी हीट एनर्जी है ना वो फिर हम कहेंगे कि आपके काम ना आई, वो काम करने के काबिल नहीं है, वो हीट डिग्रेड हो गई है। ठीक है, ओके, अब इसकी एग्जांपल जो है वो आपके पास एक कार का इंजन है, उसके अंदर पेट्रोल को आप जलाते हो, उसके अंदर एनर्जी पड़ी है, अब उस एनर्जी का कुछ हिस्सा आपने जो है वो वर्क की सूरत में ले लिया, सही है, और बाकी बहुत सारी जो एनर्जी है वो हीट की सूरत में आपने सराउंडिंग को दे दी। अब जो एनर्जी आपने सराउंडिंग को दे दी है वो तो आपकी काम नहीं आ सकती ना, वो तो वेस्ट होगी ना आपके लिए, ठीक है, वो आपकी कोई काम नहीं आ सकती। इसके अलावा अब एक और एग्जांपल दी है जी रेफ्रिजरेटर की। रेफ्रिजरेटर में हम जी क्या करते हैं, सिस्टम से हीट निकाल के बाहर फेंक देते हैं, ठीक है, और हमने अंदर जो है वो कूलिंग कर ली, तो हमने इस सिस्टम की इंट्रोपी जो है वो लो कर ली, ठीक है, कर ली आपने लो, बट ये जो आपने लो की है कैसे लो की है, ये आपने अपनी सराउंडिंग जो है, ठीक है, उसकी इंट्रोपी को हाई करके रेफ्रिजरेटर के अंदर इंट्रोपी लो की है, तो ओवरऑल यूनिवर्स की इंट्रोपी फिर भी इंक्रीज ही हुई है, ठीक है, उसमें डिक्रीज नहीं आया। ठीक है, फिर हम बात करते हैं जी डेथ ऑफ हीट की। डेथ ऑफ हीट का मतलब है कि भाई हीट मौजूद है मगर वो काम नहीं कर सकती। ठीक है, फर्ज कर लो हमारे पास जो है ना एक सिस्टम है, उसमें एक हॉट बॉडी थी, एक कोल्ड बॉडी थी। हॉट बॉडी के अंदर हीट कॉन्सेंट्रेटेड थी, एक रीजन के अंदर मौजूद थी, कोल्ड बॉडी के अंदर हीट मौजूद नहीं थी या बहुत ही कम थी। हीट हॉट से कोल्ड की तरफ तेजी से फ्लो करेगी, उसको हम वर्क में चेंज कर लेंगे, वर्क उससे हम लेंगे। लेकिन अगर ऐसा हो कि हीट एनर्जी उतनी ही मौजूद है जितनी सिस्टम के पास पहले थी, आधी इधर है आधी इधर है, इन दोनों बॉडीज का टेम्परेचर का डिफरेंस है ही नहीं है, हीट तो मौजूद है मगर इससे आप वर्क नहीं कर सकते, क्योंकि वर्क करने के लिए हीट को फ्लो कराना पड़ेगा। फ्लो कराने के लिए एक बॉडी हाई टेम्परेचर पे एक लो पे होनी चाहिए। हाई लो पर तब आएगी जब इसके पास एनर्जी कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होगी, इकट्ठी होगी एक जगह के ऊपर, मुत्तकिद होगी, इधर जो है वो कम होगी, तो फिर वो फ्लो करेगी, तो फिर वो काम करेगी। अब हीट एनर्जी मौजूद है, आधी इधर है आधी इधर है, टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं है। जब टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं है तो भाई हीट कैसे फ्लो करेगी, हीट फ्लो नहीं करेगी तो वर्क कैसे करेगी। अब हीट एनर्जी मौजूद है मगर डिवाइडेड है, वो काम करने के काबिल नहीं है, तो हम बोलेंगे हीट की डेथ हो गई। मौजूद है मगर काम नहीं कर सकती।